नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है रूल्स फॉर इंटर स्टेट अरेस्ट। देखो अभी रिसेंट क्या हुआ है, पहले वो जानते हैं फिर समझ में आएगा मुद्दा क्या है। कि बीजेपी लीडर जिनका नाम है तजिंदर पाल सिंह, उनको अरेस्ट किया जाता है पंजाब पुलिस के द्वारा। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस के पास में एक केस रजिस्टर होता है। ठीक है, केस क्या था कि जी ये जो बीजेपी के लीडर हैं तजिंदर पाल सिंह, इनको किडनैप किया गया है। फिर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती हुई निकलती है। अल्टीमेटली ये पहुंच जाते हैं फिर हरियाणा में, और हरियाणा पुलिस ने फिर बाद में पंजाब पुलिस को वहाँ पर रोक दिया और ये कहा कि जी आप कहाँ लेकर के जा रहे हो इनको। तो इस तरीके का सिनेरियो कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। 3 स्टेट्स की पुलिस है वो आमने सामने खड़ी हो गई। तो सवाल ये है कि हमारे देश में जहाँ पर मल्टी स्टेट सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर पुलिस जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पर अगर एक क्रिमिनल या फिर एक अक्यूज्ड किसी एक स्टेट में जिसके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है और वो किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो उसके लिए अरेस्ट का क्या प्रोसेस है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है कि स्टेट जहाँ पर क्राइम हुआ या जहाँ पर केस रजिस्टर हुआ और स्टेट जहाँ पर उस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया, तो वो प्रोसेस क्या होता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की हम बात करें तो पुलिस देखो स्टेट सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसकी जो 2nd लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उसी में मैंशनड है पुलिस। ठीक है, और किसी भी स्टेट की पुलिस का जुरिस्डिक्शन कितना होता है, उस स्टेट की बॉर्डर्स तक। ठीक है, जैसे राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान की बॉर्डर, हरियाणा पुलिस है तो हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली बॉर्डर। और इसमें आप देखो मेन काम क्या होता है इनका, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना होता है। और इसमें ये देखा जाता है कि अरेस्ट भी वहीं पे किया जाए जहाँ पर किसी अक्यूज ने कोई क्राइम को अंजाम दिया हो। पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जहाँ पर अक्यूज जो है वो किसी दूसरे स्टेट में एंटर हो जाता है। ठीक है, और दूसरे स्टेट में जाकर के फिर बाद में अरेस्ट करना पड़ता है। अब मान लो कि यहाँ पर केस तो दिल्ली का है, पंजाब का है, पहुँच गया हरियाणा में, अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए पुलिस वाले। तो सवाल ये बनता है कि क्या पंजाब पुलिस उस अक्यूज़ को अरेस्ट कर सकती है हरियाणा में जाकर के। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल कर सकती है, पर इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हरियाणा में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से प्रॉपर अप्रूवल लिया जाए, वारंट इशू करवा लिया जाए अरेस्ट का। पर वो कोर्ट कौन देगा, यहाँ पर आप देख लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, ठीक है, और जो कोर्ट है वो अरेस्ट वारंट दे प्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। बट विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिस स्टेट में जाकर के आप अरेस्ट कर रहे हो वहाँ की लोकल पुलिस को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनको इन्फॉर्म करना होगा। इसका मतलब 2 तरीके से अरेस्ट हो सकता है वहाँ पे कि भाई सीधी सी बात है कि बंदे ने क्राइम किया है एक स्टेट में, दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं पुलिस वाले पकड़ते हुए और वहाँ पर अरेस्ट करना है तो उनके पास में कोर्ट के द्वारा इशूड वारंट होना चाहिए, अरेस्ट वारंट होना चाहिए। या फिर ये हो कि अगर वारंट नहीं है तो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि हम आपके एरिया में हमारा एक क्रिमिनल आ गया, उसको अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो हम उसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। तो इस तरीके से 2 प्रोसेस में से कोई सा एक फॉलो किया जाता है। स्टेट पुलिस जो है वो किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में जाकर के अरेस्ट कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल टाइम्स में तो देखो लोकल पुलिस जो है वो असिस्ट और करती है, सहायता और करती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ का केस है, इस केस में हरियाणा पुलिस कोऑपरेट कर सकती है कि हाँ जी चलो ठीक है, आप बता रहे हो क्रिमिनल है हमारे एरिया में आ गया है तो चलो ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, पकड़ते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोकल पुलिस जो है वो सपोर्ट कई बार नहीं करती, वो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं कई बार। ठीक है, और लोकल पुलिस जो है उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है कई बार अरेस्ट करने के बाद में। एक तो हो गया कि अरेस्ट करने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि जी हम आपके एरिया में आ गए हैं, आपके एरिया में क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट करना है हमें। ठीक है, हम उसी चीज़ को अभी प्रोसीड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अरेस्ट कर लिया फिर इन्फॉर्म कर दिया कि आपके एरिया में हमारा एक क्रिमिनल आ गया था, उसको अरेस्ट किया है। तो पहले और बाद में दोनों तरीके से इन्फॉर्म किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटर स्टेट अरेस्ट की बात करें तो रिसेंटली गुजरात के इंडिपेंडेंट एमएलए
जिनका नाम है जिग्नेश मेवानी। उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती थी, उसके चलते असम पुलिस ने गुजरात में आकर उनको अरेस्ट किया है, क्योंकि वो जो ऑफेंस था, वो जो एक तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट थी, उसके अगेंस्ट में जो भी एफआईआर कुछ भी लॉन्च हुई वो असम पुलिस के सामने हुई, असम में। ठीक है, तो इस केस में वो केस किसका हो गया? असम पुलिस का। और बंदा कहाँ रहता है? गुजरात में। तो अरेस्ट करने के लिए असम पुलिस कहाँ आई? गुजरात में। तो ऐसे में असम पुलिस ने गुजरात पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया है, पहले तो अरेस्ट कर लिया, फिर बाद में गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि जी हमने ऐसे ऐसे करके जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट किया है। एग्जैक्टली 2021 में आपको पता है फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रावी, ठीक है, उनको भी इसी तरीके से बेंगलुरु में अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, सिमिलरली 60 साल के बूढ़े इंसान जिनका नाम मनमोहन मिश्रा, उनको भी चेन्नई में अरेस्ट किया था यूपी पुलिस के द्वारा। प्रोसेस सेम था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर अरेस्ट हो सकता है, इंटर स्टेट अरेस्ट जो है उसके लिए अप्रूवल मिल जाता है। इसके आगे देखें, फिर सवाल ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके के जो अरेस्ट होते हैं इनको गवर्न करने के लिए क्या कानून है। तो एक तो देखो सीआरपीसी का सेक्शन 79 है, उसमें प्रोसेस पूरा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कैसे वारंट के बेसिस पे अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट से आप अरेस्ट वारंट इशू करवा लो, अरेस्ट कर लो। और दूसरा है सीआरपीसी का ही सेक्शन 48, उसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को भी अरेस्ट करने के लिए जा सकता है बिना किसी वारंट के, बस उनके पास में एफआईआर होनी चाहिए बेशक। ठीक है, तो बिना वारंट के भी अरेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और वो अरेस्ट करने के लिए जब फॉलो कर रहे थे अक्यूज्ड को, तो पता पड़ा कि वो किसी दूसरे स्टेट में घुस गए। तो ऐसे में इंडिया में किसी भी प्लेस पर जाकर के वो अरेस्ट कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि उनको लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, और इसमें जो ये परशु वर्ड आ रहा है, इस परशु वर्ड में देखो इतना क्लियरली बताया हुआ नहीं है कि फॉलो करते करते पहुंच गए क्या वहाँ पर। अब फॉलो करने का क्या तरीका था क्या नहीं था, उसमें बोलो डिबेट होता है। तो मतलब दोनों तरीके क्लियर हो गए, एक तो वारंट के बेसिस पे, एक विदाउट वारंट। विदाउट वारंट में आपको लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, इसमें भी क्या है कि जब भी किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, या उसको क्राइम होने से पहले डिटेन किया जाता है कि भाई फ्यूचर में कोई क्राइम हो सकता है, तो उसको अगर पहले से ही नज़रबंद कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आसपास में जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। ठीक है, और उस मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद में ही फिर आप जिसको आपने अरेस्ट किया उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना, तो आर्टिकल 22 सब जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि आप अरेस्ट कर सकते हो। अरेस्ट करने के बाद में उस अक्यूज्ड को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और फिर मजिस्ट्रेट अगर ये कह दे कि जी हाँ वाकई में इसको तो आप डिटेन करके रखो, तब तो रखा जा सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि भाई आपने गलत इंसान को पकड़ लिया या फिर इस इंडिविजुअल को पकड़ना बिल्कुल गलत है, तो फिर उसको आपको रिलीज़ करना होता है। ठीक है, इसी तरीके की बातें हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 56 और 57 में भी मेंशन्ड है कि एक इंडिविजुअल को अगर आप अरेस्ट करते हो तो कोर्ट के सामने ले जाओ, और मजिस्ट्रेट से नीचे का जज नहीं होना चाहिए, और वो फिर बाद में कहे कि जी हाँ आपने जो अरेस्ट किया है वो कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जिसका नाम है संदीप कुमार वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें क्या कहा था कि भाई अगर मान लो किसी दूसरे स्टेट में अगर आप पकड़ने के लिए जाते हो किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस ये काम कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क इतना सा ही है कि वो जब भी एक्शन लिया जाए, तो जो भी पुलिस ऑफिसर वो एक्शन लेने जा रहा है ना अपने स्टेट के क्राइम के अक्यूज्ड को दूसरे स्टेट में पकड़ने के लिए, तो उस केस में उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने से सुपीरियर अथॉरिटी से। राइटिंग में होगा वो या फ़ोन पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ में कारण भी बताना होगा लिखित में कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, और साथ में अरेस्ट वारंट भी उनके पास में होगा। ठीक है ना, अगर मान लो कि इमरजेंसी केस है तो अरेस्ट वारंट नहीं है, तो उस केस में लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो इसका मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, और साथ में ये हो जाता है कि मान लो कि दूसरे स्टेट में आपने पकड़ने के लिए अपना काम शुरू कर दिया, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस स्टेशन को आपने जैसे इन्फॉर्म किया, तो आप वहाँ पर पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है वो आपको क्या पता आइडिया नहीं है,
तो उस लोकल पुलिस से आपको कॉपरेशन मिल जाए। तो उस केस में वो जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दोगे कि जी आपके एरिया में हमारा क्रिमिनल आ गया, इसको पकड़ना है, तो वहाँ का एसएचओ जो है वो सभी तरीके की लीगल असिस्टेंस देगा। ये बात हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली ने। और साथ में यहाँ पर हर तरीके से पुलिस स्टेशन दोनों एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे। मतलब ये कि अगर आप अपने स्टेट के क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हो तो लोकल, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्फिडेंस में लोगे। लोकल पुलिस स्टेशन पे ऑब्लिगेशन ये आ जाता है कि वो कोऑपरेट करे जिससे कि क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। इस तरीके का प्रोसेस हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए अवेलेबल है। देखो नॉर्मल जो केसेस होता है ना, उनमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, उनमें तो पुलिस एक दूसरे को कोऑपरेट कर देती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब कोई कंटेंशियस इशू हो या फिर कोई पॉलिटिकल केस आ गया। मान लो एक स्टेट में जैसे ये है, अभी हम बग्गा की बात करें, बीजेपी लीडर बग्गा की, तो ये पॉलिटिकल इशू है, बीजेपी लीडर है। जहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में पता है आपको आपकी सरकार है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये पॉलिटिकल इशू बन गया। तो इसमें तो देखो फिर भी पुलिस अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती है, कोऑपरेट भी नहीं कर पाती है किसी भी एक्शन को लेने में। बट ये पॉलिटिकल नहीं होता तो इसमें कोऑपरेशन प्रॉपर आराम से देखने को मिल सकता था। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इजीली कोऑपरेट कर देती है एक दूसरे को। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है रशियाज विक्ट्री डे से रिलेटेड। देखते हैं रशिया क्या एक्शन लेगा। सबसे पहले तो ये देख लो, IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये रशिया का है, ये ध्यान रख लें, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा अगर हम नज़र डालें तो ये एनुअल डे है रशिया में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 9 मई को हर साल रशिया जो है एक मैग्निफिसेंट मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है, मॉस्को में है, रेड स्क्वायर एरिया में, वहाँ पर। ओके, क्यों कराया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 के टाइम पे नाजी जर्मनी की जो आर्मी थी उसको सरेंडर करवाया था, उसको हासिल की थी रशियन रेड आर्मी ने, ठीक है। तो 9 तारीख को इसलिए विक्ट्री डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ रशिया को छोड़ करके बाकी जो अलाइज हैं, ठीक है, तो उनमें जो P5 है वही थे, ठीक है, परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनमें से एक तो USSR था ही उस टाइम पे, जो कि आज रशिया लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। बाकी 4 आपको पता ही है, फ्रांस, UK, US और चाइना। तो जो अलाइज हैं उनका ये कहना, वो 8 मई को VE डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। VE डे का मतलब विक्ट्री इन यूरोप, कि यूरोप में जो नाजी जर्मनी, हिटलर की लीडरशिप में जो कुछ भी काम हो रहे थे, जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही थी या जो युद्ध हो रहा था, उसको उन्होंने जीत लिया था। तो उसको देखो, अलाइज हैं वो तो 8 तारीख के दिन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, VE डे, दैट मीन्स विक्ट्री इन यूरोप डे के तौर पे। जबकि 9 मई को ऑब्जर्व किया जाता है रशिया के द्वारा, ठीक है, रशियाज विक्ट्री डे। ओके, क्योंकि रशिया के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, वही USSR के लीडर थे, जोसेफ स्टालिन। उन्होंने बोला कि हम तो नाजी जर्मनी की जो हार हुई है और हराया है हमारी रेड आर्मी ने, कहाँ पर, बर्लिन तक पहुँच गई थी रेड आर्मी, हराती रशिया से इतना बुरे तरीके से समेटा था कि बर्लिन तक पहुँच गए थे। तो बोला हम तो 9 तारीख को हमारा विक्ट्री डे के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी दिन ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर भी हो सकता है कोई भारी अटैक का प्लान हो। किसका, रशिया का। बस मेन जो चीज़ थी वो हमने देख ली। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है द कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। देखो कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है क्या नहीं है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है। तो देखो रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखी थी, छोटी सी न्यूज़ ही देखी थी, कि अर्चना गोयल गुलाटी 1989 बैच की IAS ऑफिसर, ठीक है, जो कि इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज के अंडर में काम कर चुकी हैं, मतलब इंडियन सर्विसेज में काम कर चुकी हैं, ठीक है जी, ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी उन्होंने गूगल को ज्वाइन कर लिया है एज ए चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। गुलाटी पहले नीति आयोग की मेंबर भी रह चुकी हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी मेंबर रह चुकी हैं। तो इस केस में बात ऐसी है कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कितने रिटायरमेंट के कितने दिनों बाद में एक कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर सकता है। तो उसका आंसर ये होता है कि हमारे यहाँ उसी को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, ठीक है ना, कि भाई आपने अभी अभी जॉब से रिटायरमेंट लिया है, अभी आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने लग जाओ, नहीं, आपको कुछ दिन स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो ऐसे में
1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है और ये नेसेसरी होता है कि अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हो तो कम से कम 1 साल का आप कहीं पर भी कोई काम नहीं करोगे और फिर उसके बाद में 1 साल जैसे कंप्लीट हो उसके बाद में आप जॉब कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर अर्चना गोयल गुलाटी ने किया है, तो इसमें उनको कोई इशू आने वाला है नहीं। सवाल यह है कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जिसमें IAS, IPS और IFS आते हैं, ये भी कवर्ड है इनमें। तो इसमें देखो हमारे 2 रूल्स अवेलेबल हैं, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम बेनिफिट रूल्स और एक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिनके लिए CCS पेंशन रूल अवेलेबल है। तो एक तो हो गया आपका पता है AIS ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम बेनिफिट रूल्स और एक हो गया है पेंशन रूल। इन दोनों के अंडर में कूलिंग ऑफ पीरियड फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकती है। तो ये रूल क्या है वो देखते हैं। देखो जो CCS पेंशन रूल है, सेंट्रल सर्विसेज जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उनका पेंशन रूल है, उसमें रूल नंबर 9 ये कहता है एक पेंशनर जो कि अपने रिटायरमेंट को अभी कंप्लीट करके गया है और वो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सेंट्रल सर्विस ग्रुप A के अंडर काम कर रहा है, वो अगर किसी भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करता है, कब, एक तो ये टाइम कि भाई रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट के 1 महीने पहले 1 साल पहले मतलब रिटायरमेंट आज हुआ है तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर गवर्नमेंट इस तरीके के एक्शन पे सैंक्शंस लगा सकती है। कुछ भी मान लो पेंशन की स्कीम है उनको रोक सकती है। ओवरऑल बात वही निकल के आ रही है कि जी एक एम्प्लॉई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर चुका है, सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप A लेवल पे है, तो उसको CCS पेंशन रूल्स में रूल नंबर 9 के हिसाब से क्या करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद में कम से कम 1 साल तक कुछ भी नहीं करना, मतलब प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है, कहीं पर भी। और अगर करते हैं और गवर्नमेंट की नज़रों में आ गए, गवर्नमेंट तो नज़र लगाएगी और गवर्नमेंट ने ध्यान दे लिया तो उनके खिलाफ में कोई भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, चाहे फिर वो पेंशन से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो एक तो प्रोविज़न ये सीधा सीधा दिया हुआ है। दूसरा जो ऑल इंडिया सर्विसेज में डेथ कम बेनिफिट रूल्स हैं उसमें रूल नंबर 26 यही वापस से बोल रहा है कि कम से कम आपको 1 साल तक तो रुकना पड़ेगा अगर आपका रिटायरमेंट हो गया। सेम स्टेटमेंट है, तो दोनों लॉज जो हैं वो बाइंडिंग करते हैं कि कम से कम कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है, 1 साल। पहले देखो जनवरी 2007 से पहले तो 2 साल हुआ करता था कि आपका एक बार रिटायरमेंट हो गया तो अब आप 2 साल तक किसी के साथ में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। 2 साल के बाद में आप कर सकते हो, फिर उसको रिड्यूस कर दिया जनवरी 2007 में कितना, 1 साल तक। तो इसी को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। और मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि रिटायरमेंट के बाद में इस कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए कंप्लायंस नहीं रखता, फॉलो नहीं करता है, तो फिर बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ में एक्शन ले सकती है। अब देखो बात ऐसी है कि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट पोस्ट रिटायरमेंट, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। मान लो किसी कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हो, कोई आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस के अंडर, किसी भी ट्रेडिंग या बिजनेस हाउस के साथ एंगेज कर रहे हो, किसी फर्म के साथ में, इन सब की यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। कोई भी मान लो ऑफिशियल नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उन चीज़ों को फिर बाद में आप कॉमर्शियल, और कोई कंपनी आपके एक्सपर्टाइज का यूज़ कर रही है अपने खुद के कॉमर्शियल बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो सारा पोस्ट रिटायरमेंट कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर होगा। अब देखो गवर्नमेंट किन को अलाउ करती है, किन को नहीं करती। देखो जो CCS पेंशन रूल्स हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ध्यान में रखती है और फिर बाद में किसी भी इंडिविजुअल को पोस्ट रिटायर जॉब करना, अलाउ करना या मना करना वो देखती है कि हाँ जी ग्रांट करना है या रिफ्यूज़ करना है। तो उसके पीछे क्या क्या कंडीशन, सबसे पहला तो ये कि उस इंडिविजुअल ने NOC ले रखी है कि नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर रखा है कि नहीं, जिस जगह से उस एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ था उस पर्टिकुलर ऑफिस से। ये देखा जाएगा कि कहीं वो ऑफिस ऐसे ऑफिस में तो नहीं अपॉइंटेड था रिटायरमेंट के जस्ट पहले 3 साल में, मतलब आज रिटायरमेंट हुआ तो पिछले 3 सालों में वो एम्प्लॉई कहाँ काम कर रहा था गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है ना। मान लो कोई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, कोई प्रिवेसी वाले सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कीप करने वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो फिर गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, क्योंकि सीधी सी बात है स्ट्रेटेजिक मतलब हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी एस्पेक्ट्स को देखना होता है कि कहीं सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील ना हो जाए कहीं, ठीक है। कहीं जिस कंपनी में वो इंडिविजुअल रिटायरमेंट के बाद में जाकर के ज्वाइन करना चाह रहा है, उस कंपनी का
कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में या किसी भी गवर्नमेंट के साथ में, तो उस केस में वो चेक किया जाता है। मतलब हर तरीके से स्क्रूटनी होती है, तब जा कर के अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ जी आप जा कर के काम कर सकते हो और आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कोई नॉर्मल इकोनॉमिक इशू है उसको लेकर के नहीं, मान लो कोई सेंसिटिव इशू को लेकर के कुछ चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो ओवरऑल गवर्नमेंट इन चीज़ों को चेक करती है, सारे चेक्स को टिक करके फिर बाद में अप्रूवल देती है कि हाँ चलो ठीक है आप अपने हिसाब से अब कॉमर्शियल जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहे, तो कॉमर्शियल के लिए तो आपने इतने लेवल क्रिएट कर दिए, अगर कोई राजनीति में जाना चाहे तो देखो इसमें सीधा सा ये है कि कंडक्ट रूल जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किसी के साथ में भी एसोसिएट होने से रोकता है, वही 1 साल वाला कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, पर 27 नवंबर 2014 को एक अमेंडमेंट आता है और उसमें ये चेंजेस किए जाते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब जॉब कर रहा है तो उस टाइम पर वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेगा, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ही कमिटेड रखेगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए ही काम करेगा। तो ये तो बात हो गई ऑन ड्यूटी की, समझ गए। ऑन ड्यूटी में तो देखो कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बायसनेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टुवार्ड्स नहीं होनी चाहिए। पर अगर रिटायरमेंट एक बार हो जाए, फिर एक इंडिविजुअल अगर जॉब करना चाहे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, तो उसके लिए कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब ये हो गया कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी है, तब तो देखो उन लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं रखना होगा, और अगर रखा गया तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अटैच होकर के काम करना चाहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होकर के काम कर सकते हैं। बट इस बात को ऑब्जेक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ दोनों को लिखा कि भाई इनके लिए भी तो कूलिंग ऑफ पीरियड डिक्लेयर करो, कि जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट के 2 महीने बाद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर बाद में बहुत सारा डिबेट हुआ, डिबेट होने के बाद में ये चीज़ निकली कि जी आर्टिकल 14 है ना, उसका वायलेशन हो जाएगा अगर इस तरीके से हम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ में पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड फिक्स कर देंगे। तो ऐसे में अभी ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट रिटायर हो और रिटायर होने के 1 साल पहले ही, मतलब 1 साल नहीं हो उसके पहले ही उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स में तो फ्रीडम है, बट कॉमर्शियल जॉब के लिए अगर वो जाते हैं तो उस केस में उनको 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो गुलाटी हैं, ठीक है, जो अभी हमने जो केस स्टडीज़ शुरू की थी, तो इनका ये कहना है कि इनका तो देखो 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट करने के बाद में ही इन्होंने गूगल के साथ अपना ये जॉब है वो एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए इनको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे कुछ खास आया नहीं आज। पेज नंबर 6 पे अगर देखें तो सिर्फ एक पॉइंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई कि जी भाई जो मॉस्क है, मस्जिदें हैं, उन पर जो लाउड स्पीकर हटाने के ऑर्डर जो यूपी गवर्नमेंट ने दिए हैं, बोला वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि लाउड स्पीकर जो लगाया जाता है मॉस्क पे वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मॉस्क पे लाउड स्पीकर लगाना फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे सिर्फ एक न्यूज़ है काम की, उसमें भी अंदर से निकाली जा रही है कंटेंट। वो ये कि एप्पल ने देखो अभी रिसेंटली जो भी एप्पल का सब्सक्रिप्शन किसी ने ले रखा है, मान लो कोई भी एप्लीकेशन का या कुछ भी, तो वहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं हम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उनको अब लेने से मतलब एप्पल ने रोक दिया है उन पेमेंट्स को। क्यों रोका है? उसके पीछे के 2 कारण हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2021 को गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए डेडलाइन फिक्स की थी, और वो गाइडलाइंस क्या थी? नंबर 1 कि अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए जाते हैं तो उसमें ऑटो डेबिट मैंडेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? वो रिकरिंग पेमेंट वाला होता था ना, कि एक बार आपने किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो आपके क्रेडिट कार्ड से हर महीने अपने आप ही पैसे कटते रहेंगे और आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा। तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि अब से हर महीने
एक यूज़र चाहेगा तो ही वो अपने पेमेंट को कंटिन्यू रखेगा, अपने सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखेगा, वो नहीं चाहे तो पैसे नहीं काटे जाएं, ठीक है। दूसरा, आपको पता है कार्ड टोकनाइजेशन का भी प्रोविज़न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जिससे कि एक इंडिविजुअल का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसका डेटा कहीं चोरी ना हो जाए। कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को हमने अच्छे से समझा था, जिसमें कार्ड नंबर बिना शेयर किए ही हम पेमेंट कर पाते हैं जब हमारा मोबाइल फ़ोन पे टोकन आ जाता है, ठीक है। और वो टोकन कोड आएगा, वो टोकन कोड हम शेयर करेंगे, जो कि हर बार कुछ नया बदल के आएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, कार्ड टोकनाइजेशन और इस तरीके से ऑटो डेबिट मैंडेट, इन दो चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने क्या किया है कि ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो हो रहे थे कंटिन्यू, उनको एक बार रोका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज से ही बेरोजगारी से संबंधित है। शहरों में जो बेरोजगारी है वो 8.7% पे आ गई है। अक्टूबर दिसंबर 2021 का ये डेटा हमारे पास में अवेलेबल है और ये डेटा रिलीज़ किया है एक सर्वे के द्वारा, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोला जाता है। रिलीज़ किया है डेटा किसने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर आता है, ठीक है। तो 2021 में 2020 का टाइम जो था अक्टूबर से दिसंबर का, उस टाइम पर बेरोजगारी थी 10.3% शहरों में, जो कि घटकर के 2021 में कितनी हो गई अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे, सिर्फ तो क्या बोलेंगे 8.7%, मतलब रिडक्शन हुआ है बेरोजगारी में एक साल की अगर हम बात करें, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें तो सिंपल सी बात है कि 15 साल से ज़्यादा के लोग, उनको आप लेबर फोर्स बोल देते हो, उस लेबर फोर्स का वर्क फोर्स बोल देते हो, 15 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं। और उसमें से वो लोग जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनमें से नौकरी मिल भी गई और नौकरी नहीं भी मिली, पर वो जॉब करने की इच्छा रखते हैं, ढूंढ रहे हैं वो नौकरी, वो हो जाती है लेबर फोर्स। और उस लेबर फोर्स में से जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, वो हो गए अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड को आप लेबर फोर्स का परसेंटेज के तौर पे निकाल लो और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाई लेबर फोर्स इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, इसी बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। वैसे जुलाई सितंबर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी शहरों में, 9.8%, ठीक है। और ये 13th लेबर फोर्स, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि NSO ने रिलीज़ किया था, उसके बेसिस पे है। तो करंट जो डेटा है वो आपको ध्यान रखना है कि भाई अक्टूबर दिसंबर 2021 के टाइम पे शहरों में बेरोजगारी की दर थी 8.7%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 8.7%। फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे देखो, व्हाइट हाउस में फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। तो जो बाइडन प्रेसिडेंट USA के, उन्होंने थर्सडे को कैरीने जेन पियरे, ठीक है, जीन पियरे, इनको अभी व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। ये फर्स्ट लेडी हैं या फर्स्ट इंडिविजुअल है जो कि ब्लैक हैं और इस पोस्ट पे अपॉइंट हुई हैं और गे भी हैं, दैट मीन्स मेल टू मेल रिलेशनशिप वाले, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, कैरी जेन पियरे, क्यों नाम हाईलाइटेड है बता दोगे। फर्स्ट ब्लैक जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कहाँ, कैसे, प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे व्हाइट हाउस में। इसके आगे आपको ध्यान हो तो हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी पहले भी कि एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था एक ह्यूमन में लास्ट ऑप्शन के तौर पे, पर वो 2 महीने बाद डेथ हो गई थी। तो डेथ की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता पड़ा कि जो पिग का हार्ट था, सुअर का जो हार्ट था जो ट्रांसप्लांट किया गया था, उसमें वायरल DNA मिला। और उस वायरल DNA का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पोर्सिन साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, साइटोमेगलोवायरस, पोर्सिन साइटोमेगलोवायरस, जो कि उस हार्ट में मिला जो कि पिग का हार्ट था जिसको ट्रांसप्लांट किया गया था उस पेशेंट के, और जिसकी 2 महीने बाद डेथ हो गई थी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में। ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। वैसे देखा जाए तो अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, पर ये वायरस मिला है उस हार्ट की इन्वेस्टिगेशन में, तो हो सकता है इसका लिंक मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्या था, क्यों था, तो ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।